जिन कारणों से सुर्खियों में होता था, सुर्खियां बदल गई। देश की संसद ने सर्वानुमति से 2 बार प्रस्ताव किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। आज मैं कह सकता हूं कि देश के बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर भी भारत का अविभाज्य अंग हो गया, ऐसी स्थिति पैदा हो गई। एक समय था जब पड़ोसी देश के इशारे पर रोज बंद, हड़ताल, पत्थरबाजी, निर्दोष लोगों की जान जाना ये आम बात थी। अब पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई। अब पाकिस्तान कोई बंद का और हड़ताल का कैलेंडर नहीं जारी करता, बल्कि जम्मू कश्मीर प्रशासन जो एकेडमिक कैलेंडर जारी करता है या बिजनेस और ट्रेड का जो कैलेंडर जारी करता है, उस हिसाब से जम्मू कश्मीर चलता है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट है, वो देश के अंदर के हों या बाहर के हों, जम्मू कश्मीर आने लगे। अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है। वहां के लोगों की भी आकांक्षा देश के लोगों की आकांक्षाओं से मिलने लगी। सामान्य रूप से जब चुनाव होता था, मतदान 5%, 6%, 7% श्रीनगर होता था। 25 मई को छठे चरण में अंतिम चुनाव वहां हो गया और एवरेज औसतन 57-58% मतदान जम्मू कश्मीर में हुआ। निर्भीक होकर के लोगों ने मतदान किया। ये सच है कि आतंकवाद और नक्सलवाद ये 2 बड़े नासूर थे इस देश में, लेकिन आज आप महसूस कर रहे होंगे कि आतंकवाद और नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहे हैं और वह दिन दूर नहीं होगा जब भारत से आतंकवाद और नक्सलवाद का सफाया होगा। पिछले कुछ वर्षों में देश में विस्मयकारी परिवर्तन, देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि हर भारतीय जो विचारशील होगा उसको जरूर गौरव की अनुभूति होती है। एक समय था जब दुनिया में हमारी आवाज नहीं हुआ करती। इधर के इलाके के बड़ी संख्या में लोग विदेशों में पहले रहते थे। आपके परिवार का कोई व्यक्ति, आपका कोई संबंधी, आपका कोई दोस्त अगर विदेश गया है, इधर तो उससे पूछिए। भारत की प्रतिष्ठा जो आज दुनिया में बढ़ी है, ऐसी प्रतिष्ठा भारत की कभी नहीं थी। इंडियन पासपोर्ट की जो कीमत आज है, जो महत्ता आज है, ऐसी महत्ता कभी नहीं थी। 2 युद्ध हो रहे हैं दुनिया में, रूस और यूक्रेन के बीच, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। युद्धरत देशों को भी अपेक्षा है कि समाधान कहीं से मिल सकता है तो भारत और भारत के नेतृत्व से। इसके पहले भी इराक हो या सूडान हो, जहां ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जहां भारत के नागरिक संकट में थे, जब भारत का विमान भारतीय नागरिकों को लाने जाता था तो सीज फायर युद्ध विराम की घोषणा हो जाती थी और भारत के नागरिक सब वापस आ जाते। भारत केवल अपने नागरिकों को लाने में सफल नहीं रहा, बल्कि दूसरे देश के नागरिकों को भी भारत ले आया और उनके घर तक सफल पहुंचाया। ये नया भारत है। मुझे लगता है कि जब आप विचार करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि चंद्रमा के साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले अपने देश का झंडा लहराने वाला देश भारत बना है। आज भारत का तिरंगा शान से चंद्रमा के साउथ पोल पर लहरा रहा है। आज कटघरा में मैं कहना चाहता हूं और जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं, आने वाले दिनों में सूरज पर पहुंचने वाला भी कोई देश होगा दुनिया का सबसे पहले वो भारत। इस बदलते हुए भारत की उम्मीदें, आकांक्षाएं स्वाभाविक रूप से बढ़ी हैं। जिस मोर्चे पर आप विचार करेंगे परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो 2014 में दुनिया की 11वीं बड़ी आर्थिक ताकत हम थे। आज कटघरा में जब मैं खड़ा हूं तो भारत
दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत के वित्त मंत्री जी ने पिछले सत्र में संसद में कहा कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। कई लोगों को लगता होगा कि 11वीं से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से हुआ क्या। रोज आप समाचार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के बाहर निकले हैं वो इसी कारण निकले हैं कि भारत 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया। और जिस दिन दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, यकीन मानिए उस दिन भारत से गरीबी समाप्त हो जाएगी। उस दिशा में भारत आगे बढ़ेगा। लेकिन ये भारत का लक्ष्य नहीं है, भारत के नागरिकों की आकांक्षा है। भारत ने जो अपने लिए लक्ष्य तय किया है, 2047 में जब आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, हमारे आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तो विकसित भारत हम देखना चाहते हैं। यह विकसित भारत अकेले कोई सरकार नहीं बना सकती, देश के नागरिकों को भी इसमें अपना योगदान देना होगा। अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। इस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए भारत के हर नागरिक की एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय जिम्मेदारी का निर्वहन आप जरूर करें। अभी हाल ही में दुनिया की जानी मानी एक अंग्रेजी की पत्रिका है, राइटर्स एंगल मेडिसिन नाम के बड़े प्रसिद्ध शास्त्री का लेख छपा। कुछ हिस्से उसके मैं आपके बीच साझा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 11वीं शताब्दी में भारत का जो योगदान था, जो हिस्सा था विश्व की अर्थव्यवस्था में, वो 33% था, 33%। विश्व की अर्थव्यवस्था में 1/3 योगदान भारत का होता था। 15वीं शताब्दी आते आते वो योगदान घट करके 25% हो गया। और उसके बाद हमारे गुलामी का कालखंड शुरू हुआ। लंबे समय में गुलामी के कारण आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने हमारा धन, वैभव, यश, यहाँ तक कि हमारे आस्था के जो प्रतीक थे, श्रद्धा के जो केंद्र थे, उन्हें भी ध्वंस करने का काम। और उसके कारण हमारी शिक्षण पद्धति समाप्त हुई, हमारे शिक्षण संस्थान समाप्त हो गए। जो देश सोने की चिड़िया कहा जाता था वो देश गरीब। गुलामी के खिलाफ भी देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। इस इलाके में तो अनेक महान स्वतंत्रता सेनानी हुए, अनेक परिवार आज भी है। लंबे संघर्षों के बाद 1947 में देश को आजादी मिली और 1950 में जो आकलन था, विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान महज 4% रह गया। इतिहास में फिर गड़बड़ बदला और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सर्वेक्षण आया। उसमें ये बात कही गई है कि आज विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 15% हो गया। 15% हमारे लिए संतोष का विषय नहीं। अगर हमको फिर से सोने की चिड़िया बनना है, फिर से विश्वगुरु बनना है, तो इस 15% को हमें फिर से 25 और 35% ले जाना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी। जिस तरह के परिवर्तन हुए हैं वो इस बात का संकेत भी दे रहे हैं। आज बड़ी चर्चा है स्टार्टअप की। दुनिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की जब मैं बात करता हूँ, आज भारत ने अपना तीसरा स्थान पूरी दुनिया में बनाया। स्टार्टअप जो सफल उद्यम के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, यूनिका, भारत ने दुनिया में अपना दूसरा स्थान हासिल किया। नॉलेज इकॉनमी, ज्ञान को कैसे धन में परिवर्तित किया जाए, इसकी बड़ी चर्चा। भारत एक लोग जब सामने की बड़ी घटना नहीं। हमारे पास उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान, ऐसे विश्वविद्यालय जैसे नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, यहाँ देश नहीं दुनिया के कोने कोने से लोग पढ़ने आते थे। जो सामान भारत में बनता था वैसा सामान
पूरी दुनिया में नहीं बनता। हमारा सामान दुनिया के दूसरे देशों में व्यापार के लिए जाता था, बिकता था, और हम वहां से सोना लेकर गए। हम जब पढ़ते थे तब से, और आप में से भी अनेक लोगों ने एक शब्द सुना होगा, मैं काले की शिक्षा। मैं मानता हूं कि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में जो अमूल्य उपहार भारत सरकार ने दिया है देश को, इसमें अकेले ताकत है फिर से भारत को सोने की चिड़िया बना गया। और मुझे लगता है कि उस पर सरकार काम नहीं कर रही। आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सही अर्थ में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लागू हो। भारत फिर से अपना जब सामाजिक क्षेत्र पर, सामाजिक क्षेत्र की ओर हम निगाह ले जाते हैं तो जो काम फ्रांस, इटली, इन सबको मिला दीजिए तो जितने लोग इन देशों में रहते हैं उतने लोगों की गरीबी भारत 10 साल दूर कर पा रहा है। ये नया भारत है। 4 करोड़ नए पक्के घर गरीबों के इस देश में 10 साल में बने हैं। लगभग इतने ही लोग कनाडा में रहते हैं। तो कनाडा जैसे देश के हर नागरिक को पक्का घर देने का सामर्थ्य भारत ने विकसित कर दिया है। ये नया भारत। और भारत सरकार ने कहा कि 3 करोड़ नए घर हम और बनाएंगे। 11 करोड़ शौचालय 10 साल में भारत बना देता है। 12 करोड़ लोगों को मुफ्त में रसोई गैस भारत दे देता है। एक न्यूनतम नागरिक आवश्यकता रही है शुद्ध पीने का पानी, 70 साल में हम देश के नागरिकों को नहीं उपलब्ध कराए। हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों तक शुद्ध पीने का पानी पहुंच गया है। 2025 के अंत तक भारत के हर नागरिक के घर तक शुद्ध पीने का पानी, और वो भी पर्याप्त पानी, 55 क्यूसेक पानी भारत सरकार पहुंचाएगी। इस लक्ष्य के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। ये नया